कोशिका विभाजन का ये मतलब कभी नहीं होता कि कोई कोशिका टूट कर दो भागों में। क्या होता था, इसमें कोई कोई कोशिकांग नहीं पाए जाते थे। राइबोसोम भी होता था, वो भी 70 एस टाइप का होता था, इसलिए इसमें कोई कोशिकांग तो पाए जाते नहीं थे और धड़ाधड़ कोशिका का विभाजन होता है। विभाजन तो कैरियोकाइनेसिस में हो जाता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस में सिर्फ और सिर्फ कोशिका का विभाजन होता है। मतलब जैसे ये आपकी कोशिका हो गई, इसमें केंद्रक विभाजित हो गया है कैरियोकाइनेसिस के द्वारा, ठीक है। 5 फेजेस होते हैं। अब बच रहा है क्या कि सिर्फ साइटोकाइनेसिस में ये कोशिका विभाजन ही होना बाकी है। तो साइटोकाइनेसिस में सिर्फ कोशिका का विभाजन होगा, फिर दो नई कोशिका का ये निर्माण करेंगे। जय हिंद दोस्तों, पीएचएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें हम सेल डिवीजन के बारे में बताने वाले हैं। ये कोशिका विभाजन इतना टिपिकल पार्ट होता है, किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन हम आपको अब बिल्कुल आसान से लैंग्वेज में, आसान सी भाषा में आपको सिखाएंगे कि कोशिका विभाजन वास्तव में होता क्या है। इस देखिए, कोशिका विभाजन का ये मतलब कभी नहीं होता कि कोई कोशिका टूट कर दो भागों में डिवाइड हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कोशिका विभाजन, ठीक है। कोशिका विभाजन का ये मतलब है कि कोई कोशिका अपने से सेम संतान को जन्म दे रही है, ठीक है। अपने जैसे सेम कोशिका का जन्म निर्माण कर रही है, वो क्या कहलाएगा, कोशिका विभाजन, ठीक है। तो अब देखेंगे कि कोशिका विभाजन, देखो, मातृ कोशिका जब विभाजित होकर दो नए डॉटर सेल का निर्माण करती है तो वो क्या कहलाएगा, कोशिका विभाजन। मातृ कोशिका जब विभाजित होकर दो नए कोशिका का जन्म देगी, पुत्री कोशिका का निर्माण करेगी, तो विभाजन, कोशिका विभाजन कहलाएगा, ठीक है। देखो, कोशिका विभाजन की सर्वप्रथम किसने देखा था, तो कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम विरचाओं ने देखा था 1835 ईस्वी में। लेकिन सर्वप्रथम खोज की बात करेंगे तो कोशिका विभाजन की सर्वप्रथम खोज की थी ह्यूगो वन मोहल ने 1835 ईस्वी में खोज की थी, ठीक है। ये एक वनस्पति वैज्ञानिक है, ये शैवाल की कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं, तो उस समय इन्होंने कोशिका विभाजन की खोज की थी 1835 ईस्वी में। अब उसके बाद देखेंगे, देखो, विभाजित होने वाली कोशिका क्या कहलाएगी, मातृकोशिका, ठीक है। जिस कोशिका का विभाजन होना है वो कौन सी कोशिका कहलाएगी, मातृकोशिका, ठीक है। और बनने वाली नई कोशिका, जिस कोशिका आगे विभाजित होकर नई कोशिका का जो निर्माण होगा वो कौन सी कोशिका कहलाएगी, पुत्री कोशिका, ठीक है। डॉटर सेल या फिर पुत्री कोशिका। जंतुओं में जो है कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम के द्वारा होता है, जिसको हम हिंदी में तारक काय भी कहते हैं। यदि आपने इस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इसमें हम कोशिका वाला पार्ट में सेंट्रोसोम के बारे में डीपली हम आपको बता दिए हैं, आप वहां पर जाकर के देख लेना। और जितनी भी कोशिका से रिलेटिव जितने भी कोशिकांग हैं उन सबकी भी वीडियो हम ला चुके हैं। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के देख लीजिए, ठीक है। उसमें सेल प्लेट भी बताएंगे सेल प्लेट वास्तव में होता क्या है, ठीक है। अब देखेंगे पादपों में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है, सेल प्लेट के द्वारा होता है। जंतुओं में तारक काय और पादपों में सेल प्लेट के माध्यम से होता है, ठीक है। अब देखेंगे कोशिका विभाजन होता कितने प्रकार से है, तो कोशिका विभाजन मेनली 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला है असूत्री विभाजन, जिसको हम एमाइटोसिस कहते हैं। असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस, ठीक है। समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन, इसको हम कायिक विभाजन भी कहते हैं। समसूत्री विभाजन को हम कायिक विभाजन भी कहते हैं, माइटोसिस या सोमैटिक माइटोसिस, ठीक है। अब उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण विभाजन, इसको हम मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। तो ये 3 टाइप के हो गए, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, 3 प्रकार के हो गए, ठीक है। सबसे पहला वाला पार्ट देखेंगे असूत्री विभाजन का। देखिए, असूत्री विभाजन हमेशा सूक्ष्म जीवों में होता है, जो छोटे छोटे एकदम बहुत ही नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते, उन जीवों में होता है। उसमें आ जाते हैं कौन से, जीवाणु, विषाणु और प्रोकैरियोटिक कोशिका। जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रारंभिक कोशिका जिसको कहते हैं, उन सभी कोशिकाओं में क्या होता है, असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब समय कम लगेगा और कोशिका विभाजन बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इसलिए वहां पर बनने वाली कोशिका जो होती है वो कौन सी कोशिका कहलाती है, डॉटर सेल, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर कोई भी एक कोशिका होगी जिसका विभाजन होना रहेगा, एक कोशिका होगी, वो आकार में विभाजन के लिए अपने आप को तैयार करेगी और विभाजन करने से पहले वो आकार में वृद्धि करेगी, ठीक है। आकार में बड़ी होगी, फिर उसके बाद क्या होगा कि दोनों साइड से धंसने लगेगी, ये दोनों कोशिकाएं आपस में धंसने लगेगी। और धंसने के बाद एक समय ऐसा आता है कि ये दो बीच से पिचक जाते हैं और दो नई कोशिका का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। तो जिस कोशिका का विभाजन होना रहता है वो मदर सेल कहलाएगी और बनने वाली नई कोशिका कौन सी कोशिका कहलाएगी, डॉटर सेल या फिर पुत्री कोशिका, ठीक है। तो ये आशा करते हैं आपको सूत्री विभाजन समझ में आया होगा। अब चलिए हम चलते हैं कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन होते क्या हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, ठीक है दोस्तों। आप थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा, क्योंकि ये जो विभाजन हम पढ़ाने चल रहे हैं को समसूत्री विभाजन, ये थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल मतलब थोड़ा सा टफ है तुलना में किसके, असूत्री विभाजन के।
ठीक है। जैसे कोई मान लो कोई अपने अंदर कोई वायरस चला गया, तो वायरस क्या करेगा, धड़ा धड़ा अपनी कोशिकाओं का विभाजन करेगा, तो बहुत सारे वायरस हमारे शरीर में आएंगे तो वो इफेक्टिव करेंगे, ठीक है, अपने शरीर को प्रभावी कर देंगे। लेकिन जो समसूत्री विभाजन होता है, ये क्या होता है कि हमारे पूरी शरीर का निर्माण किसके द्वारा होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। समसूत्री विभाजन को हम कायिक विभाजन भी कहते हैं, क्योंकि यह विभाजन सिर्फ काया में होता है, मतलब शरीर में ही होता है, ना कि आपके स्पर्म और ओवम को छोड़कर। स्पर्म और ओवम में ये विभाजन नहीं होता है। ये विभाजन स्पर्म और ओवम का विभाजन अर्धसूत्री विभाजन में होता है। उसको हम आप लास्ट पार्ट में इसके बारे में बताएंगे, लेकिन इस बारे में हम समसूत्री विभाजन के बारे में ही चर्चा करेंगे। सर, समसूत्री विभाजन की खोज का सर्वप्रथम किसने की थी? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में की थी, ठीक है। और कायिक कोशिका में यह विभाजन केवल कायिक कोशिका में होता है, और कायिक कोशिका का निर्माण से बनने वाली कोशिका जो होती है वो 99% कोशिका पूरे कायिक कोशिका से ही बनी हुई होती है, ठीक है। मतलब पूरे शरीर के निर्माण किससे? कायिक कोशिका से ही होता है, ठीक है। स्पर्म और ओवम को छोड़कर बनने वाली कोशिका डॉटर सेल कहलाएगी। जैसा इसको पहले हम आपको बता दिए थे, बनने वाली कोशिका कौन सी? डॉटर सेल कहलाएगी, ठीक है, या पुत्री कोशिका कहलाएगी। डॉटर सेल में ध्यान देना कि डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो बिल्कुल सेम रहती है। क्रोमोसोम की संख्या बिल्कुल बराबर रहती है। जितना क्रोमोसोम, जैसे यहाँ पर एक कोशिका हो गई, एक कोशिका ये टूट कर 2 कोशिका निर्माण हो गया, ठीक है, विभाजित होकर। अब ये जो कोशिका बनी है, तो जिसमें क्रोमोसोम इसमें रहेंगे उतनी ही क्रोमोसोम इसमें भी रहेंगे, ठीक है, इसलिए इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। अब उसके बाद देखेंगे कि जो समसूत्री विभाजन होता है ये 2 टाइप में होता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक है कैरियोकाइनेसिस, एक है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस सिर्फ और सिर्फ केंद्रक में होता है, इसलिए ये सबसे लंबा प्रोसेस होता है। मतलब कोशिका विभाजन का सबसे महत्वपूर्ण भाग कैरियोकाइनेसिस है। क्यों है? क्योंकि केंद्रक में जो होने वाले विभाजन है वो 5 फेजेस में होता है, 5 अवस्थाओं में होता है। लेकिन साइटोकाइनेसिस में जो पूरी की कोशिका पूरे केंद्रक का विभाजन तो कैरियोकाइनेसिस में हो जाता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस में सिर्फ और सिर्फ कोशिका का विभाजन होता है। मतलब जैसे ये आपकी एक कोशिका हो गई, इसमें केंद्रक विभाजित हो गया है कैरियोकाइनेसिस के द्वारा, ठीक है, 5 फेजेस होते हैं। अब बच रहा है क्या कि सिर्फ साइटोकाइनेसिस में ये कोशिका विभाजन ही होना बाकी है। तो साइटोकाइनेसिस में सिर्फ कोशिका का विभाजन होगा, फिर 2 नई कोशिका का ये निर्माण कर देगी, और आगे चलकर ये भी ये कोशिका जो है अपने जैसे पूर्व की कोशिका जैसे थोड़ा सा विकसित होगी, इसमें भी थोड़ा चेंजेस होंगे, और चेंजेस के द्वारा फिर ये नई कोशिका का निर्माण करने के लिए सज्ज हो जाएगी, ठीक है, मतलब विभाजन करने के लिए भी तैयार हो जाएगी। जैसे छोटे अभी जो बच्चों का जन्म होता है वो छोटे होते हैं, तुरंत तो प्रजनन नहीं कर सकते, ठीक है। जब वो बड़े होंगे तो उनकी भी मतलब कि अपने पिता के समान जब हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, उनसे भी एक नए संतान को जन्म दिया जा सकता है। वैसे सेम यहाँ पर भी है, जब ये कोशिका छोटी छोटी कोशिका जो होती हैं ये कोशिका विभाजन हो जाएगा तो ये भी थोड़ा सा मैच्योर होंगी, ठीक है, इनके भी आकार में थोड़ा सी वृद्धि होगी, फिर ये मतलब नए कोशिका का निर्माण करने के लिए ये भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है ये आपका समसूत्री विभाजन। अब इसके हम थोड़ा अवस्थाओं के बारे में देखते हैं, फेजेस के बारे में, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, ठीक है। अब थोड़ा आप ध्यान देना यहाँ पर, जो समसूत्री विभाजन होता है, सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन, ये जो होता है ये कुछ जीवों में बहुत तीव्र गति से होता है। जैसे आपके गेंडा हो गए, छिपकली हो गई और चूहे हो गए, इन सब की क्या है, चूहे की और छिपकली की पूंछ तीव्र गति से विभाजन करके वो नई आकार की कर लेते हैं। जैसे कोई आप छिपकली देखे होंगे कभी कभार कि उनकी पूंछ जो है कटी होती है। क्यों कटी होती है? क्योंकि अगर वो उनसे दुश्मनों का जो खतरा होता है थोड़ा सा, तो वो अपनी पूंछ को काट कर चली जाती हैं और कहते हैं ये ले पड़े रहो। कुछ समय बाद वो आती है, देखो दिखाकर ऐसे ललचवाती हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जो चूहे होते हैं, चूहे में भी ऐसा होता है, वो उनको जैसे पकड़ोगे वो पूंछ ही छोड़ के चले जाएंगे, पकड़े रहो अपनी पूंछ, वो अपनी पूंछ ही छोड़ के चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद क्या होगा कि उनकी नई पूंछ फिर से निकल आती है। ऐसे क्या होता है, गेंडों में भी होता है। गेंडों में कैसे, जो गेंडों की स्किन होती है ना बहुत टफ होती है, बहुत रफ होती है, और उसे वो आसानी से कटती नहीं है, और जब भी वो कटती है तो कुछ समय बाद वो अपने आप घाव को क्या होता है भर लेते हैं। वहां पर समसूत्री विभाजन बहुत तीव्र गति से होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में भी कुछ ऐसे पार्ट हैं जहां पर समसूत्री विभाजन मतलब पुनरुत्भवन की क्षमता तीव्र होती है। कैसे, जो लीवर है हमारा, लीवर, उसमें पुनरुत्भवन की क्षमता बहुत तीव्र गति से होती है। यदि हमारा लीवर थोड़ा सा काट के दूसरे व्यक्ति के में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो कुछ समय पश्चात उस व्यक्ति में के लीवर के बराबर भी वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है और पूरे शरीर का निर्माण करता है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर जो समसूत्री विभाजन होता है ये इनकी 5 अवस्थाएं होती हैं। समसूत्री विभाजन पूरे 5 अवस्था में ये पूर्ण होता है। पहली अवस्था है प्रारंभिक अवस्था जिसको कहते हैं इंटरफेज, ठीक है। सेकेंड अवस्था होती है प्रोफेज, पूर्वावस्था। थर्ड फेज होती है मध्यावस्था, मेटाफेज, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है पश्चावस्था, एनाफेज, अंत्यावस्था, टीलोफेज। पहला इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था में देखेंगे कि जो कोशिका होती है वो अपने आप को विभाजन करने के लिए आकार में वृद्धि करती है, कोशिका विभाजन करने के लिए आकार में वृद्धि करती है। उसके बाद क्या होता है, डीएनए का निर्माण इसमें पूरा हो जाता है। और क्या होता है कि क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो पहले जोड़ा में रहते हैं वो जोड़ा में नहीं रहते, जोड़ा से अलग हो जाते हैं। ओके, डीएनए का विभाजन भी पूर्ण हो जाता है। अगली अवस्था ये जो देखो बीच में क्या है, क्रोमेटिन थ्रेड्स, ये कोशिका है, बीच आपका ये केंद्रक है, बीच में न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये पूरी क्या है, कोशिका द्रव्य है। ठीक है, ये कोशिका द्रव्य है। इस फेज को हम इंटरफेज कहते हैं। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था जिसको। अब पूर्वावस्था, पूर्वावस्था ये प्रथम अवस्था मानी जाती है, विभाजन के लिए प्रथम अवस्था मानी जाती है। इसमें क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन परिवर्तित किस में जाते हैं, गुणसूत्र में। क्रोमेटिन गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाते हैं, जहां पर 2 अर्ध गुणसूत्र मिलते हैं। अर्ध गुणसूत्र जैसे एक गुणसूत्र ये आपको दिख रहा है, एक गुणसूत्र ये है। ठीक है, गुणसूत्र जब भी दिखते हैं वो जोड़ा में दिखते हैं। जोड़ा में ये एक जोड़ा गुणसूत्र है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, 2 गुणसूत्र है। तो जहां पर 2 अर्ध गुणसूत्र मिलते हैं उस स्थान को सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, 2 अर्ध गुणसूत्र मिलने की जगह को क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर कहेंगे। केंद्रिका तथा केंद्रक कला भी समाप्त हो जाती है पूर्ण रूप से। ये देखो केंद्रक कला जो आपको दिख रही है हल्की हल्की, ये क्या है, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसमें 3 फेजेस होते हैं। पहली फेज में थोड़ा सा दिखेगी, लेकिन अन्य 2 अवस्थाओं में ये थोड़ा सा भी नहीं दिखेगी। अर्ली, मिडिल और लेट। ठीक है, अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज, लेट प्रोफेज, ये 3 अवस्थाएं होती हैं इसमें भी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट होने के बाद ये जो मध्य अवस्था आती है, तो पूर्वावस्था से छोटी अवस्था होती है। मध्य अवस्था पूर्वावस्था से छोटी अवस्था होती है। इसमें जो सूत्र होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी बाहें ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाती है, मतलब ध्रुवों की ओर खींचने लगती हैं। जैसे ये ध्रुव है, इनकी गुणसूत्र क्या है, ये एक बाहें ये है, तो ये इनकी बाहें ध्रुवों की ओर खींचने लगेंगी। ठीक है, धीरे धीरे करके। फिर उसके बाद क्या आता है, अध्ययन की देखो, जब इनकी बाहें स्प्लेंडर फाइबर के, यहाँ पे स्प्लेंडर फाइबर के भी निर्माण पूर्ण हो जाता है और इनकी बाहें ध्रुवों की ओर खींचने लगेगी। ठीक है, अध्ययन की सुविधा के लिए ये फेज सबसे उचित माना जाता है। कैसे मानी जाती है, जो पहली अवस्था होती है और अंतिम अवस्था होती है। अगर पहली अवस्था में आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कोशिका अपने आप को विभाजित होती हुई दिखाई देगी और वो विभाजन के लिए अपने आप को एक्टिव की रहती है। लास्ट अवस्था में देखेंगे तो विभाजन पूर्ण रूप से हो गया होता है। ठीक है, सिर्फ साइटोकाइनेसिस, मतलब जो लास्ट में कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ रहता है वही अकेले बचा रहता है। तो इसलिए हम बीच वाली अवस्था उठाते हैं और बीच वाली अवस्था में सारी अवस्थाओं को देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें स्प्लेंडर फाइबर का भी निर्माण पूर्ण हो जाता है, गुणसूत्र की बाहें ध्रुवों की ओर हो जाती है। ठीक है, अगला अवस्था है जो पश्चावस्था। पश्चावस्था सबसे छोटी अवस्था कहलाती है। सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है, इंटरफेज। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था। उसके बाद पश्चावस्था सबसे छोटी अवस्था कहलाती है। पश्चावस्था में अर्ध गुणसूत्र अलग अलग होकर, जो अर्ध गुणसूत्र हैं, जैसे आपको बताया ना कि एक गुणसूत्र ये है, एक गुणसूत्र ये इस साइड का है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अलग अलग होकर ध्रुवों की ओर खींचने लगेगी। ये देखो ध्रुवों की ओर ये खींचने लगेगी और यू, वी और एल टाइप की संरचनाएं भी बना लेती हैं। ठीक है, अर्ध गुणसूत्र जो होते हैं उसको अर्ध संतति गुणसूत्र भी कहते हैं। अर्ध गुणसूत्र को संतति गुणसूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो पश्चावस्था में आपकी 2 अवस्थाएं होती हैं, एक अर्ली होता है, एक लेट होता है। अर्ली वाले में ये जो है गुणसूत्र ये ध्रुवों की ओर खींचने लगेंगी और लेट वाले में पूरी तरह से खींचकर ध्रुवों के पास चली जाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद अंतिम जो अवस्था आती है वो अंत्यावस्था है। अंत्यावस्था में गुणसूत्र ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं, क्योंकि ये गुणसूत्र का विभाजन हो रहा है ना केंद्रक में। गुणसूत्र, ये सारी क्रियाएं अभी तक केंद्रक में हो रही थी, तो केंद्रक में जो गुणसूत्र का विभाजन हो रहा है वो ध्रुवों की ओर, 2 ध्रुवों की ओर एकत्रित हो गई। कुछ आधे यहाँ पर चले आए, आधे यहाँ पर चले आए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि केंद्रिका तथा केंद्रक कला का भी निर्माण पूर्ण हो जाता है। पहले वाले में, अर्ली वाले में ये गुणसूत्र ध्रुवों की ओर एकत्रित हो गए, लेकिन जो लेट वाले में है इसमें क्या है, दोनों के दोनों केंद्रक आपस में डिवाइड हो गए और बीच में सेल प्लेट की भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, ये बीच वाला जो लाइनिंग है इसको हम सेल प्लेट कहते हैं, सेल प्लेट। ठीक है, तो प्लांट में कोशिका विभाजन कैसे होता है, सेल प्लेट के द्वारा होता है। जंतुओं में कोशिका विभाजन कैसे होता है, उसमें सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, केंद्र कला के निर्माण पूर्ण होने के बाद कोशिकांगों का निर्माण भी पूरा हो जाता है। कोशिकांगों का निर्माण कैसे होता है, देखो जो स्प्लेंडर फाइबर्स हैं आपके, स्प्लेंडर फाइबर्स क्या होते हैं, ये कोशिकांगों के ऊपर जाकर लपेट देंगे और उसको क्या करते हैं, आधे आधे भाग में डिवाइड कर देंगे।
तो सारे कोशिकांग, कुछ कोशिकांग इसमें उधर चले जाएंगे, कुछ कोशिकांग नीचे वाले भाग में चले जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि ये कोशिका आपस में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, कोशिका डिवाइड होने से पूर्व जो आपको साइटोकाइनेसिस आपको बताए थे, पहले कैरियोकाइनेसिस था, दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक का निर्माण हो रहा था, मतलब केंद्रक का विभाजन हो रहा था, और साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, ठीक है। कोशिका द्रव्य में ही आपके सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जो कि उनके सारे क्रियाओं को नियंत्रण में रखता है, ठीक है। तो इसलिए ये सेल प्लेट के माध्यम से ये कोशिका विभाजन पूर्ण हो जाएगा, और यहीं से कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। देखिए, हो सकता है हम प्रयास किए हैं कि आपको जितना शॉर्ट टाइप में हो सकता है उतना शॉर्ट टाइप में बताएं, और क्योंकि वीडियो का लेंथ भी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम प्रयास किए हैं कि 25-30 मिनट के अंदर ही ये वीडियो खत्म हो जाए। और इसमें देखिए, इसलिए चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है, और वैसे अगर हम इस ओरली बता देते हैं तो आपको स्पष्ट कम समझ में आता है, इसलिए चित्र के माध्यम से समझाए हैं ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। ये था समसूत्री विभाजन, और इसके बाद वाली जो वीडियो लेकर आएंगे वो होगा आपका अर्धसूत्री विभाजन पर। अर्धसूत्री विभाजन देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। विभाजन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। उसी में ये पता लगता है कि यदि कोई बच्चा है, आगे चलकर उसमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है उसमें घटा बढ़ी कैसे हो जाती है, ठीक है। इनका भी बताएंगे आपको। और जो कुछ लोग हिजड़े बन जाते हैं, और कुछ लड़कियों में लड़कों के लक्षण दिखने लगते हैं, और कुछ लड़कियों में लड़कों के लक्षण दिखने लगते हैं, ठीक है। कुछ औरतों की जैसे दाढ़ी मूछ निकल आती है, इन सब का पार्ट उसमें हम बताएंगे जरूर, और इसलिए उस वाले वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।